So first of all, I would like to thank Harsh Juneja sir, Gopal sir, Shivanka ma'am, Hemant sir, and Adil sir and the faculty of Vivekanand College for giving me the opportunity to stand here and tell you and share my strategies with you for the competitive exams. लिटरली जब लोग जा रहे थे मुझे अपने दिन याद आ गए, मैं भी ऐसे भागता था. सो अगर बोरिंग लगे मुझे बता देना, इंटरप्ट कर देना. सिंस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन इज एड्रेसिंग अब्रॉड इन हिंदी, so I will be taking this session in Hindi, me being a government employee, and Hindi is a passive language. आपको कुछ करना नहीं है, बस सुनना है. ठीक है, जो बैक में है ध्यान से सुनना, अच्छा रहेगा सेशन. सो पहले ये सेशन ऑर्गेनाइज क्यों किया गया है? यहाँ पे हम आए हैं, आपको यहाँ पे बिठाया हुआ है ज़बरदस्ती, कहीं आधों को ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है, सब यहाँ पे कुछ सुनने आए हुए हैं. तो ये सेशन क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? एक कहावत है बहुत ज़रूरी, जिस इंसान के पास समय और समझ होती है, टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ द टाइम, वो हमेशा एक्सपोनेंशियली राइज करता है. आपको बहुत लोगों ने बोला होगा 10th में यार पढ़ लो, साइंस ले लो, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे. 12th में बोला होगा पढ़ लो यार, कॉलेज अच्छा मिल जाएगा. पर लिटरली टेलिंग यू, ये जो हाउ मेनी ऑफ यू आर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ओवर हियर? रेज योर हैंड्स. फोर्थ ईयर? Only 2. So you are the lucky ones. तो जो आपके पास अब जो टाइम, आप लोगों के पास समय है, पर आपको जानना है कि ये टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है. अगर आपने ये 2 साल थर्ड और फोर्थ ईयर मेहनत कर ली, कोई नहीं पूछेगा आपके 60% मार्क्स आए हैं, 70% मार्क्स आए, मार्क माई वर्ड्स. आप किसी भी फैन कंपनी, जैसे दीपाली ने बताया, उसमें जा सकते हैं. आप कोई भी गवर्नमेंट की अच्छी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे बैठ सकते हैं. आप में से कितने लोग कैट की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? कैट, गेट, जी मैट, GRE, एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई कर रहा है अभी तैयारी? कैट सोच रहे हैं कि हम करेंगे, MBA करनी है, आगे जाके करेंगे, गेट, MTech. और लेकिन आप किसी ऑनलाइन टेस्ट की तो तैयारी करेंगे ही. MCAT होता है, इडलिटमस होता है, इनकी तो तैयारी करेंगे ही. तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक, जो आज का हमारा सेशन रहेगा बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा. ठीक है, मैं अब आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ. मैं भी आपकी तरह था, ऐसे भागता था. और मैं भागने में मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 2016 बैच, MSIT पास आउट. और मेरी जॉब लगी थी इन्फोसिस, एक्सेंचर, एरिसेंट, तीनों मास रिक्रूटर, विद अ पैकेज ऑफ 3.25, 3.5. मैंने एरिसेंट ज्वाइन नहीं करी, इन्फोसिस ज्वाइन नहीं करी. एक्सेंचर का नाम बहुत अच्छा था तो मैं वेट करा ज्वाइनिंग के लिए. एक्सेंचर की ज्वाइनिंग नहीं आई. टाइम, मैं कॉलेज से निकल गया, बड़ा अच्छा था, 3 ऑफर लेटर थे मेरे पास मेरी जीमेल पे, बड़ा कूल. मैंने सोचा नहीं, इन्फोसिस नहीं जाएंगे, इंडियन कंपनी है. एरिसेंट का उस समय जो था ऊपर नीचे चल रहा था, वो ले ऑफ्स कर रही थी. एक्सेंचर वॉज अ ब्रांड नेम, तो मैंने कहा एक्सेंचर के लिए वेट करते हैं. 2 महीने वेट किया, किसी का ज्वाइनिंग नहीं आ रही. मेल्स जा रही है HR को, कोई ज्वाइनिंग नहीं दे रहा. इन्होंने डराया ना, मैं अभी और डराऊंगा आपको. तो नहीं आई ज्वाइनिंग. 6 मंथ्स 7 मंथ्स पास आउट, इतनी टेंशन. और मेरा रिज्यूमे में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, जावा के कंसेप्ट, DBMS के कंसेप्ट, ऊप्स के कंसेप्ट, OS के कंसेप्ट मेरे टिप्स पे होते थे. आप बोलो ऐसा टेप रिकॉर्डर चालू होता था मेरा कि मतलब, शिवांका मैम वॉज माई टीचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैम को पता है मेरे कितने अच्छे ग्रेड्स आते थे, पर लिटरली मैं एक भी जॉब क्रैक नहीं कर पाया बाहर. एंड आई वॉज, खुद पे ही मुझे सरप्राइज था, क्योंकि मेरे को कॉल्स नहीं आए. नोबडी वाज देयर टू गाइड मी कैसे रिज्यूमे बनाना है. मेरा रिज्यूमे होता था 5 पेज का, जिसमें मैं टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिख रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख रहा हूँ. मुझे नहीं गाइडेंस थी. उसके बाद मेरी एक्सेंचर की ज्वाइनिंग आई. आई वॉज वेरी हैप्पी. फर्स्ट सैलरी आई, बहुत अच्छा लगा. धीरे धीरे एक्सेंचर में जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी डेवलप्ड थे, तो मैंने देख रहा मैं एक ही काम बार बार कर रहा हूँ विद ज़ीरो लर्निंग. कोई लर्निंग नहीं हो रही है. मैंने देखा कि यार ये मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे. लिटरली मैंने सोचा स्विच करते हैं. मैंने पढ़ाई शुरू करी, एग्ज़ाम मतलब जितने भी मैंने साइट्स वाइज, ग्लासडोर एंड ऑल पे अपना प्रोफाइल बनाया, सब कुछ किया. तो मैंने देखा यार ये एक रेपिटेटिव प्रोसेस है, बार बार स्विच करना, वो करना, फिर पैसे बढ़ाओ, फिर कॉल. मैंने कहा यार कुछ अलग करते हैं. मेरा एक फ्रेंड था विद 55% परसेंटेज थी, वो डिफेंस में था. थैंक यू. वो डिफेंस में था. और पीछे आवाज़ आ रही है ना सबको?
उसने 55% मार्क्स के साथ अपनी एक यूनिफॉर्म में फ़ोटो डाली विद अ बैग जिसका स्टार्स लगे हुए थे। अरे भाई ये क्या है, मैं देख के हिल गया। MSIT का स्टूडेंट था मैम, विशाल प्राशर। मैंने कहा यार ये करते हैं। लिटरली एक्सेंचर की जॉब के साथ मैंने वो करा, मैं गुड़गांव से डेली अप डाउन करता था विद अ 7 आवर जॉब, और उसके बाद मुझे पढ़ाई करना। इट वॉज वेरी टायरिंग। 2.5 ईयर्स वो मेरे कहाँ गए, रोते हुए गए, कैसे भी गए, बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी तरह 3rd ईयर और 4th ईयर में इस टाइम की वैल्यू नहीं समझी। ये मैं आपको अपनी स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आप लोगों के पास ये टाइम है, 3rd और 4th ईयर का जो ये टाइम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। इसलिए मैंने बताया जब वो 2.5 में मेरा एग्ज़ाम, अभी मैं एग्ज़ाम कैसे क्रैक करते हैं वो मैं उस पर बाद में आऊँगा, पर वो जो 2.5 साल बाद जो वो एग्ज़ाम क्रैक हुआ, उसकी जो खुशी थी, लिटरली मेरे को 2 दिन तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने रिज़ाइन किया, मैंने पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन किया, मैंने IBPS का ऑल इंडिया लेवल का पहला एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद मुझे तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि यार ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, मुझे सेटल होना है। उसके बाद मैंने SSC का CGL एग्ज़ाम क्रैक किया और फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ज्वाइन किया। ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि ये जो आपके हाथ में जो टाइम है, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम। भाई यहाँ पे मेहनत कर लो, अभी बाहर बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अब आप में से काफ़ी सारे लोग अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आपके। जब भी आप किसी एक कंपनी के लिए बैठेंगे, उसका एक फर्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास गोल है कि भाई सबको IT में, आप यहाँ पे आपने क्यों कॉलेज ज्वाइन किया? भाई अल्टीमेटली पैसा कमाना है, कोई नहीं पूछ रहा, सबको पैसा कमाना है। बाद में अपनी किसी का गोल्स अलग होंगे, किसी को अब्रॉड जाना होगा, पर अल्टीमेटली सबको जॉब ही करनी है। पढ़ाई इसलिए कितनी करी है भाई, यहाँ पे इस कॉलेज में बैठे हो, अच्छे से बैठे हो, पैसा कमाना है, ऑब्वियस ही बात है। अब ये तो है नहीं, उसके लिए आपको दूसरों को बीट करना है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं बाहर आपको, और जो इस टाइम की वैल्यू समझ गया वही आगे जाके जो है उन अच्छे अच्छों में आएगा। तो इस टाइम की वैल्यू, अब आपके पास गोल है, आपके पास टाइम है, मैं बस आपको ये जर्नी में कैसे आपको आगे बढ़ना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास 2 ईयर्स का टाइम है। हम इस टाइम को क्या करते हैं जनरली, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका अलग अलग हो सकता है। आपको करोगे यार 2 साल ये तो बहुत टाइम है यार, आज मैं भी थक गया हूँ, कैंटीन में जाके समोसे खाएंगे, शाम को घर पहुँचेंगे, फिर अगले दिन फिर वो आएंगे, दीदी भैया आए पका के चले गए। ठीक है, नहीं भाई, उसके बाद आपका ऐसे ही 1 साल निकल गया, 4th ईयर में आए, सब्जेक्ट कम हो गया यार, आज प्लेसमेंट आने वाली है, 2 महीने बचे हैं, पढ़ लेते हैं। प्लेसमेंट में आई कंपनीज वैसे ही आजकल बड़ी, आज आप जो मार्केट है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, सब कुछ मार्केट बहुत डाउन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आपका 3000 का बैच है, सर को बताया कि आपका 3000 का बैच है, सर ने हमें बताया। हमें तो बस आपकी क्रीम स्टूडेंट्स चाहिए, 100 स्टूडेंट्स। अब कोई बच्चा जिसने कैट की और एमटेक की तैयारी करी होगी ना, उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम कुछ नहीं करेगा ना, वो बैठ के निकाल देगा उससे। क्यों? क्योंकि सेम क्वांट रीजनिंग उसे आती है, और आपने सोचा कि यार हम तो इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो 4th ईयर में जाके 2 महीने पढ़ेंगे। पर नहीं, उस समय वो, और टेक्निकल में वो आपसे ज़्यादा नहीं जाएंगे। जैसे इन्होंने बोला कि वो जो क्रीम कंपनीज होती हैं वो जाती हैं टेक्निकल में, जो मास रिक्रूटर होगी वो टेक्निकल में, वो फिल्टर आउट कर देगी कि आपकी क्या कहते हैं, ग्रास्पिंग पावर कितनी ज़्यादा है, आप कितनी जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है आपका, जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, चाहे कैट में, चाहे गेट में, चाहे GMAT में, चाहे GRE, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कीजिए, आपका ये जो 2 साल का टाइम है, इसे डिवाइड हमें करना है, 4 फेजेस में कर देते हैं। सपोज कहीं कुछ बोरिंग लग रहा हो, प्लीज़ मुझे इंटरप्ट करना, सोना मत, 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। किसी को भी लगे मुझे इंटरप्ट कर देना, मैं और इनफॉर्मली बात करूँगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आप जैसे वहाँ पे बैठे हैं, मैं एज आपके फ्रेंड की तरह ही बात कर रहा हूँ, बस 8 साल आपसे बड़ा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको फर्स्टली जो आपका हम इसे 4 फेज में डिवाइड कर देते हैं, बिगनिंग, मिडल एंड दी यू कैन से द मॉक, 4th इज द D-Day, द एग्जाम डे। बिगनिंग में जब आपको अपना देखना है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑनलाइन टेस्ट के लिए, सपोज एक कंपनी आती है, सब कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट मोर और लेस सेम होता है। आप एक्सेंचर की तैयारी करेंगे, आपका इन्फोसिस की तैयारी अलग अपने आप हो जाएगी, TCS की तैयारी अपने आप हो जाएगी। आप MBA की तैयारी करोगे तो आपका मोर और लेस सबका सेम सिलेबस होता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और एक आध और क्या कहते हैं GK एज वेल।
कई कंपनी जो गेट गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स को पता होता है, और एक दो एग्जाम्स और होते हैं उसमें जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाती है। पर रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश ये तो तीनों में कंपलसरी, बट लेवल अलग अलग चेंज हो जाता है। गेट के लिए उनके टेक्निकल क्वेश्चंस अलग आते हैं, जो आपके बीटेक के क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, दे मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, फर्स्टली आपको अपना सिलेबस देखना है। फर्स्ट डे आपको कुछ नहीं करना, अपना आराम से, फर्स्ट डे नहीं सॉरी, ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर आपको अपना सिलेबस देखना है कि इसमें सिलेबस में है क्या। प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लेने हैं और एक मॉक दे देना है बस। कुछ नहीं आता होगा ना, आप मॉक दे दीजिए, 1-2 घंटे का या 1 घंटे का जो एग्ज़ाम है उसमें बैठ जाइए और कर दीजिए, जितना भी समझ आ रहा है कर दिया। और उसके ना अपने पास डेट डाल के नंबर लिख लीजिए। मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आगे क्यों काम आएगा। उसका एक नंबर लिख लीजिए, मेरे कितने नंबर है। सपोज 200 में से 30 नंबर भी आए, लिख लो यार 30 आए हैं, पर पता चलेगा कि एग्ज़ाम में था क्या। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। उसके बाद आपने क्या देखा है कि उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। अब हमें अपना पता होता है कि भाई मेरी क्वांट स्ट्रॉन्ग है, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मेरी रीजनिंग कौन सा सब्जेक्ट सबका। मेरा जो था क्वांट बहुत अच्छा था, और एक टाइम था मैं क्वांट में फेल भी होता था। मैं 5th क्लास में क्वांट में मेरे पासिंग ग्रेस मार्क्स से पास हुआ था। उसके बाद अपना भी हुआ कि क्वांट मेरा बाद में अच्छा हो गया। रीजनिंग में मैं लो था, मेरे से पजल्स जो होती हैं रीजनिंग की, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन जो होते हैं वो मेरे से सॉल्व मुश्किल से होते थे। इंग्लिश में मेरा अच्छा था, रिटन इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी थी। तो मैंने आपको क्या करना है, आपको इस सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना है फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीक। ठीक है, तीन जिसके टेक्निकल में जो पीछे बैठे जो एमटेक की तैयारी कर रहे हैं, आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे वो आपके बीटेक के साथ चल ही रहे हैं, तो आपको बस उसे ब्रश अप करना है। ठीक है, क्योंकि आपने वो सेमेस्टर वाइज कवर करे हैं, गेट में तो सारा आता है। इस समय मैं कैट, जीआरई, जीमैट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स और ऑनलाइन टेस्ट जो कंपनीज के होते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अब हमारा हो गया सब्जेक्ट, हमें पता चल गया हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से, वीकेस्ट कौन है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि वीक वाला सब्जेक्ट उठाएंगे, यार स्ट्रॉन्ग तो है ही, मैं वीक करता हूँ, और वीक के पीछे बढ़े रहेंगे कि हमें ये वीक सब्जेक्ट ही पहले मुझे करना है ताकि मैं एक एवरेज आउट हो जाऊँ। मैं क्या करता था, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट को फटाफट ख़त्म करके, अब सिलेबस भी तो करना है उसमें, सिलेबस में जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट में भी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलम पे होगा एवरेज, परसेंटेज, ग्राफ्स, DI, बोट एंड स्ट्रीम्स, अलग अलग वो होते हैं, क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स। क्वांट में भी क्वेश्चंस होते हैं, अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ्स। तो उसमें आपको जो है क्वांट में, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बता देना। हाँ जी, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट में था मैं। स्ट्रॉन्गेस्ट में मैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग्स वाला सब्जेक्ट उठाता था, और मेरा एम होता था कि मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है सबसे पहले, सारा सिलेबस। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को पता चल गया है कि भाई इस एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। मैं कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे मुझे पता ही नहीं था ये है क्या, पूछा क्या है। उसके बाद मैं उठाऊंगा उससे नेक्स्ट वाला, और सबसे लास्ट में उठाऊंगा वीकेस्ट में क्योंकि मुझे अपना जैसे जैसे मेरा सिलेबस खत्म होगा मेरा टाइम आगे बढ़ेगा, तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे टाइम में कितनी प्रोग्रेस मेरी होती जा रही है। एंड लास्टली मेरा वीकेस्ट में मेरे को पता है अगर मेरा सब जल्दी खत्म हो गया तो मैं वीक को टाइम दे सकता हूँ और बड़े आराम से दे सकता हूँ, क्योंकि आई हैव दैट, मेरे माइंड में एक वो है कि एक मैं आराम से हूँ कि भाई मुझे बस वीक सब्जेक्ट ही करना है। अब आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, आपको ओवरऑल पता चल गया कि मुझे क्या क्या कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट फेज़ आता है आपका मिडल फेज़। जब आप फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट करेंगे, आपको बुक्स में अभी बता दूंगा कौन सी बुक्स में से करना है। अब जब आप सेकेंड टाइम ये करेंगे, आप फर्स्ट टाइम करेंगे, आपको एक चीज़ करना है, बुक्स के अंदर जो होते हैं मिक्स क्वेश्चन होते हैं, कई हार्ड होते हैं, कई ईजी होते हैं, कई मीडियम होते हैं। जब आप करेंगे आपको पता चलेगा यार इसका लेवल तो आसान था, ईजी पे डबल टिक कर देना, हार्ड पे सर्कल कर देना, मीडियम पे सिंगल टिक कर देना। नेक्स्ट टाइम जब आप मिडल फेज पे आएंगे, आपका ईजी फेज, आपको सिलेबस से आप फेमिलियर हो गए, आपको सब पता अब आप एक क्वेश्चन को देख के मेकआउट कर सकते हो कि ये किसका है, और कोशिश भी कर सकते हो कि मैं शायद इसे सॉल्व भी कर लूँ। नेक्स्ट फेज द मिडल फेज, दोबारा से चैप्टर उठाना है, दोबारा से क्वेश्चंस लगाने हैं, बट इस बारी बस हार्ड वाले और मीडियम वाले, सारे क्वांट में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी और टेक्निकल में भी।
ये आपका ऑनलाइन का वो होगा, ऑनलाइन एग्जाम्स, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स आपके लिए आपके पास अभी 1 साल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th ईयर आपकी कंपनीज आने लगेंगी, या आप बाहर भी अप्लाई करेंगे और आपकी जो है आप क्या कहते हैं गेट और उसके लिए भी मॉक्स आपके शुरू हो जाएंगे। तो मिडिल फेज में आपको जो है बस चैप्टर्स को बार बार करना है और कुछ नहीं करना, बस आपने हर टॉपिक वाइज उठाया, आपको एटलीस्ट एक बुक को 2 बार ही ख़त्म करना है, 2 बार ही हो गया। अब आ जाएगा आपका फाइनल फेज, द मॉक फेज। यहाँ पे आपको रोज़ एक मॉक लेना है, मॉक एग्ज़ाम बैठना है, मॉक एग्ज़ाम लगाना है। अब आपको जैसे आप स्टार्ट करेंगे ना, आपको ये रियलाइज़ होगा, अरे यार ये तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उस चैप्टर में से, तब तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, क्योंकि मेरा माइंड वैसे ही वर्क कर रहा था। एवरेज कर रहा हूँ, एवरेज का उस समय मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन में निकल जाएगा। जब आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको एक सिंपल सा एवरेज क्वेश्चन भी आप बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पा रहे होगे। रीज़न, हमारे माइंड को आदत नहीं होती, हमारा माइंड एकदम से पजल हो जाता है कि अभी तो मैं भाई आई थिंक ब्रॉडबैंड स्ट्रीम्स का कर रहा हूँ, देख रहा था यार, फॉर्मूला दूसरा आया, एवरेज पे दूसरा आ गया, अचानक आप रीजनिंग पे गए, चलो यार मैथ्स भी थोड़ा हो गया, रीजनिंग पे जाते हैं, मैथ्स के इतने क्वेश्चंस कर लिए मैंने, रीजनिंग पे जाता हूँ। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में हमने तो यार आंट अंकल वाले क्वेश्चंस करे थे, यहाँ तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर चला गया। बुक में मैंने हार्ड वाले पे तो यार सर्कल एक ही बार करा था मैंने, वो क्वेश्चंस नहीं करे। ऑनलाइन टेस्ट गया, कंपनी चली गई, ये क्या हो गया? नहीं, आपको रोज़ एक मॉक लगाना है, उससे क्या होगा, आपके माइंड को आदत लगेगी सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखने की, और उस मॉक को एनालिसिस करना है। अब आपको बुक तभी कोई चैप्टर लगाना है जिसमें आपको लगे कि आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, किसी भी चैप्टर के। जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना आपके किसी के, तभी वो आपको बुक उठानी है और वो चैप्टर आपको करना है सॉल्व, वरना नहीं। डेली का एक मॉक, उसका सेल्फ एनालिसिस, धीरे विद द टाइम आपको रियलाइज होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। फाइनल फेज इज द एफिशिएंसी फेज, जहाँ पे आपको अपना टाइम कम करना है उसको। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, मार्क माई वर्ड्स कि भाई आपके जितने मॉक में मार्क्स आ रहे हैं ना, जितना एक TCS के एग्ज़ाम को आपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को सॉल्व करा होगा, एग्ज़ाम में उस दिन इतना प्रेशर होता है, आप वहाँ पे 10 से 15% आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होगी। इसलिए बोला जाता है कि आप रोज़ एक डेली एक मॉक लगाओ, ताकि आप फेमिलियर हो जाए, आपको उस दिन भी तब यही नहीं लगता है यार कि ये एक अनदर डे है, पर ये चीज़ लगना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेडिटेशन और वो सब की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं कह रहा था आपसे कि आपको डेली एक एक मॉक लगाना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ, सबसे बेसिक मिस्टेक जो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घर में बैठे हुए हैं बेड पे, लैपटॉप ऑन द लैप, मॉक लगा रहे हैं। आप एग्ज़ाम में बैठे होगे, आपको इतना सा स्पेस मिलेगा। TCS का जो आपका, मैंने आपकी लैब्स देखी, यहाँ पे आपका PC पड़ा है, इन्हीं लैब्स में आपका टेस्ट हो रहा होगा फॉर द इन्फोसिस TCS। आपने क्या किया, घर में आप बैठे, लैब से वो पड़ा है, साइड में आपका एक पानी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, आराम से बैठे हो, यहाँ पे नोटबुक पड़ी है, यहाँ पेन पड़ा है। नहीं, आपको इतना सा स्पेस मिलेगा। आपको स्पेस मैनेजमेंट भी सीखना है। आप जब मॉक में बैठे, आपको उतनी ही स्पेस में अपना लैपटॉप रखना है, विथ स्ट्रेट सिटिंग पोजीशन में बैठ के एग्ज़ाम्स देना है। वहाँ पे आपको क्या होता है, आप यहाँ पे आते, जब आप उसी एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम देंगे, अपने घर पे भी आपको वैसा ही सेटअप करना है। कुछ नहीं, बस एक टेबल चेयर ले लीजिए, अगर आप अगर किसी का लगा लीजिए 1 BHK है, या एक छोटा सा कमरा, बस कुछ नहीं करना। एक स्टूल तो सबके घर में होगा, स्टूल एक बेड पे रख के लगाइए, पर और जिसके पास है वो टेबल चेयर पे रख के, पर आपको वैसा ही एनवायरनमेंट में देना है। क्योंकि आप कितने ही मॉक्स में नंबर लाओ, पर आपका एनवायरनमेंट जब चेंज होगा तो आपका माइंड आपके साथ उस दिन आपको धोखा कर देगा, एज सिंपल एज दैट। ये मेरे साथ हुआ था, मेरा एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम। मुझे ये आदत नहीं थी कि मैं बेड पे बैठ के देता था लैपटॉप पे। मैं जिस दिन गया, मेरा पेन गिर रहा था। मैंने अपना IBPS का एग्ज़ाम दिया था, मैंने क्लियर नहीं किया था वो, मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए थे, क्लियर नहीं हो रहे थे। तो मैंने जिस दिन वो एग्ज़ाम दिया था, मेरा पेन नीचे गिर रहा है, मैं स्पेस नहीं रख रहा हूँ। मैंने कंप्लेंट तक कर दी, यार ये इतनी सी जगह क्यों दे रहे हो आप मेरे को, थोड़ा एग्ज़ाम के लिए थोड़ा वो कह रहे यार अब पहली बार दे रहे हो। मैंने कहा हाँ, लिटरली मेरा यही एक्शन, भाई कॉलेज से निकले हैं, यही जवाब दिया। तो आपको ये रेप्लिकेट जो एनवायरनमेंट करना है, ये एनवायरनमेंट आपको रेप्लिकेट करना सीखना होगा। इवन द ग्रिप ऑफ अ पेन इज़ अ डिफरेंस मेकर। जो आपका पेन जो आप यूज़ कर रहे हो,
रिटर्न पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ, आजकल सब ऑनलाइन है, पर क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे ऑनलाइन में, रीजनिंग में क्वांट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इंग्लिश में नहीं। और वो आप कितनी जल्दी सॉल्व करोगे, वो आपका एक छोटा सा पेन जो आप उस दिन आपने एग्जाम्स आपने लिए रेनॉल्ड से, वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो बॉल पॉइंट पेन, कोई भी है जो उन्होंने आपको प्रोवाइड करा है, आपकी ग्रिप नहीं बनी, आपके वहाँ पे वो हो जाएगा। तो आपको सेम पेन रखना है, ये भी एक छोटी छोटी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अब फाइनल एग्ज़ाम डे द डी डे, कि भाई इस दिन आपका मैटर करेगा। अगर आपने मॉक्स में आपको हमें पता चल जाता है मेरे मॉक्स में कट ऑफ्स कितनी जा रही है, और मैंने मॉक में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अगर मेरे कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा कि मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली फॉर एनी कंपनी, TCS आई, इन्फोसिस आई, मैंने अगर 20 में से मैं अप्रॉक्सीमेटली 15-16 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं कंपनी का फर्स्ट एग्जाम में क्लियर कर लूँगा। और मेरी कंपनी के सारे एग्जाम क्लियर हुए थे, तीनों मार्क्स रिक्रूटर आई थी, तीनों ने किया था। कॉम्प्रो जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था वो भी आई थी, उसका मैं लास्ट राउंड में मैं रह गया था, उसमें मेरी प्लेसमेंट नहीं हो पाई थी। तो आपको उस दिन सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस, जो फियर ऑफ फेलियर होता है ना, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उसके कारण पीछे रह जाते हैं कि भाई आज होगा नहीं होगा। आपको सबसे पहले जो आपका सेंटर होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, सेंटर पे जो कैट और गेट वाले बैठे हैं पीछे, सेंटर पे हाफ एन आवर पहले या 45 मिनट्स पहले पहुँच जाना। ये नहीं कि आप लेट उठ रहे हैं फिर लेट जा रहे हैं। और वहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, नॉट खाली कंपनी प्लेसमेंट्स में भी एक बात करूँगा, आप अपने आपस के स्टूडेंट्स, आपके जो दोस्त हैं, कल को आपके ये कंपिटिटर्स बन जाएंगे। आप इन्हीं को ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस होगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी। बॉडी लैंग्वेज से आप मेकआउट कर लोगे यार कि किसकी तैयारी अच्छी है किसकी नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी होगी ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वो कॉन्फिडेंस गेम चेंजर होगा आपके एग्जाम वाले दिन। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब ये जो मैं अगले टिप बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। हम जब एक एग्ज़ाम देने उस दिन बैठे होंगे, पेपर आया, आपने एवरेज में, आप किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि मेरा परसेंटेज स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, परसेंटेज का क्वेश्चन दिखा, फर्स्ट क्वेश्चन क्वांट में, इजी सा क्वेश्चन, सिली मिस्टेक के कारण बन नहीं रहा क्वेश्चन, लेके बैठ गए, ईगो पे आ गया, नहीं, स्किप दैट क्वेश्चन, आगे चलो, वापिस सेकेंड टाइम पे आओ, वो क्वेश्चन हो जाएगा। रीजन बीइंग दैट हमारा माइंड ये सोचता है, कंपनी में दो चीज़ होती है, डेवलपर और टेस्टर। डेवलपर क्या, टेस्टर को क्यों, डेवलपर भी अपनी फॉल्ट्स कर सकता है, निकाल सकता है, पर टेस्टर को क्यों रखा हुआ है? हम जो खुद बनाते हैं ना, हमारा माइंड सोचता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, वो चाह कर भी फॉल्ट्स नहीं निकाल सकता। जैसी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मैंने बताया परसेंटेज का, मेरी जो अप्रोच है वो सही अप्रोच है, ये अप्रोच गलती नहीं कर सकता मैं, नहीं। पर जब आप सेकंड टाइम आओगे ना, जब आपने और क्वेश्चंस देख लोगे, आपका माइंड रीसेट हो जाएगा, फिर आपको खुद लगेगा अरे यार ये मेरे साथ हुआ था। तो उसके कारण आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि उस समय आपको टाइम सेव करना है, वो एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो आपको कहीं भी अटकना नहीं है, बस आगे चलते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्या होता है, कैट और गेट की बात करूंगा मैं, शुरू में डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट में इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप बहुत अच्छे, आपने मॉक्स में बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाए, एक स्टूडेंट है जिसने 20 में से 10 हार्ड क्वेश्चन कर लिए सब, और एक स्टूडेंट है जिसने 20 में से 13 इजी क्वेश्चन निकाल दिए। हार्ड क्वेश्चन की भी वेटेज सेम है, इजी की भी। एग्जाम को निकाल गया वो इजी वाला, क्योंकि उसे स्ट्रैटेजी पता थी कि भाई मुझे आगे चलते जाना है। मैं अगर रुक गया, अगर हार्ड क्वेश्चन आया, इन्होंने भी एक बार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की थी, मेरी वाइफ ने, जब शुरू में हुआ था मेरे साथ भी होता था, हम हार्ड क्वेश्चन पर अटक जाते थे और इजी वाले मेन एग्जाम डे वाले दिन, जिसके लिए मैंने 1 साल तैयारी करी है, वो एग्जाम वाले दिन वो क्वेश्चंस रह गए। सेम मेरे साथ हुआ था, इन्फोसिस के भी एंट्रेंस टेस्ट में हुआ था ये, ऑन दी एज मेरा कट ऑफ में मेरा क्लियर हो गया था, और मुझे लगा था मेरा क्लियर नहीं होगा, बिकॉज बाद में बहुत ईजी क्वेश्चंस थे और मैं हार्ड पे अटक गया। कॉलेज टाइम की बात है ये, इन द ईयर 2015। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आप हार्ड क्वेश्चंस में अटक गए हैं और आपको इजी क्वेश्चंस आपके रह गए, आपको अपने फ्रेंड से पता चल रहा है अरे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा यार तूने, ये तो बहुत आसान था। वो उस दिन आपको इतना रिपेंट होगा कि यार मैंने इतनी देर से तैयारी करी, इतने मॉक्स लगाए और इजी क्वेश्चन में छोड़ के आ गया।
तो ये गलती मत करना। एग्ज़ाम में पैनिक करना नॉर्मल है, मैंने भी पैनिक करा। मैं जिस एग्ज़ाम में गया था उसमें मैंने पैनिक करा। मैं पैनिक में मैं अराउंड ये क्वेश्चन हुआ था कि मैं एक क्वेश्चन में फंस गया था, मैं मूव नहीं कर पाया क्योंकि मेरा दिमाग ये सोच रहा था ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 4 बारी मॉक में सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन आया, बट मुझे उसका आंसर नहीं याद था क्योंकि मेरे को ऑप्शन याद नहीं आ रहे थे। मैंने कहा अब सॉल्व नहीं हो रहा, और मैं उस पर लगा रहा, पर वो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। मैंने डीप ब्रेथ ली और मैं आगे चला गया, फिर वापस आया, सॉल्व हो गया। तो आपको पैनिक होगा, पर आपको उस समय कैसे मैनेज करना है वो बहुत मैटर कर जाएगा, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम में। आजकल जो कंपनी एग्जाम्स भी है वो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, नौकरी सबको नहीं मिलेगी, कुछ ही लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इसलिए आप अभी से इसकी तैयारी शुरू करें। और एग्ज़ाम की बात होगी, रिज़ल्ट वाले दिन, रिज़ल्ट में सबसे पहले जिसका सिलेक्शन होगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, वेल एंड गुड यार, अपना देखना कि आपको कौन सी पोस्ट भरनी है या कौन सा कॉलेज चूज़ करना है फॉर दी हायर स्टडीज़, और इनफैक्ट आपको किस कंपनी में भी जाना है, क्योंकि जो एक कंपनी निकालेगा वो 3-4 कंपनियां निकालेगा मास रिक्रूटर की, वो बाहर जाके भी निकालेगा। आई थिंक दीपाली वो एक जगह थी ना, क्या कहते हैं जहाँ मास, हाँ पानीपत इंस्टीट्यूट, वहाँ पे ऑफलाइन की वो होती है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाके वहाँ से भी उनकी भी जॉब्स निकलती हैं। तो जिसकी नहीं निकलेगी उसकी किसी में नहीं निकलेगी, और जिसकी निकलेगी उसमें 3 to 4 जॉब्स एक साथ निकलेगी। तो तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स ही आपके कंपटीटर होंगे उस दिन। एंड द नेक्स्ट थिंग, जिसका नहीं निकलता है, अब मैंने आपको बोला था आपने जब पहले दिन मॉक दिया, आपने वो मॉक के नंबर लिखे होंगे कहीं 30 to 40 मार्क्स। आज आपके जब 2 साल निकल जाएंगे आपके टाइम के, आपके अब 30 to 40 नंबर नहीं आ रहे होंगे, 200 में से 120-130 तो आ रहे होंगे, चाहे कट ऑफ 140। अब आप छोड़ोगे नहीं यार मैं कुछ और करता हूँ, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है, तो मैं कुछ और करना चाहता हूँ। बट आपने जो ये टाइम वेस्ट किया 2 साल, इसकी क्या वैल्यू रही? 40 से 120 आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो दोबारा से उसे रीसेट करना, दोबारा उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप कोई जॉब छोटी नहीं होती। पहली बात, किसी आप नॉन इन्फ्लुएंशियल कंपनी या लगा लीजिए कोई छोटी मोटी कंपनी में जॉब करिए, दोबारा से एग्ज़ाम की तैयारी करिए, साथ साथ तैयारी करिए, बट एग्ज़ाम की तैयारी छोड़िए मत, क्योंकि आपका लेवल ना हमेशा एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। बट कंडीशन इज़ दैट आपको वो तैयारी छोड़नी नहीं है। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना कभी भी, अंटिल आपकी एज रिलैक्सेशन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपकी एज रिलैक्सेशन होती है कि आप किस एज तक एक एग्ज़ाम पर्टिकुलरली दे सकते हैं, वो ख़त्म हो जाए। और फॉर द कंपनी, आप कंपनीज़ के लिए ट्राई करते रहना, आगे भी ट्राई करते रहना, कभी ना कभी आपके पास एक्सपीरियंस होगा। डोंट सेट, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ज़्यादा पैसे वाली कंपनी में जाना चाहिए या ज़्यादा बड़ी पैसे वाली कंपनी में जाना चाहिए। बड़ी कंपनी में आप बाद में जा सकते हैं, आपका जो बेस पैकेज होगा उसी पे आपको हाइक मिलेगी। और बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो एस्टैब्लिश ही नहीं है वो कंपनी, आप जा रहे हो कि किसी ने, एक बंदे ने लाला टाइप कंपनी खोल दिया, मैंने 2 डेवलपर हायर किए, मुझे वेबसाइट बनानी है, आप लीजिए 1 लाख रुपए। नहीं, आप उसकी ग्लास डोर पे आप चेक करिए उसके रिव्यूज़ क्या है, इट शुड बी 3.5 प्लस उसकी रेटिंग होनी चाहिए, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। बट गो फॉर द मनी, बिकॉज अगर आपको मनी दे रहे हैं तो आपसे काम करवाएंगे, आपको सीखने को मिलेगा उस बड़ी कंपनी, उस छोटी कंपनी में। बड़ी कंपनी के उन्हें चाहिए होती है चार्जिंग। मैं आपको ये बात बताता हूँ, आईटी बिग मास रिक्रूटर्स क्या करती हैं, 3.5-4 लाख का पैकेज देती हैं, जो उनके क्लाइंट्स होते हैं वहाँ से चार्जिंग हो रही होती है इन करोड्स। तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है? आपसे। यू आर लाइक देयर लेबरर्स जिनकी चार्जिंग हो रही है, आपको काम करने को, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका करियर स्टार्ट हो गया, ये नहीं कि आपको वहाँ पे जॉब नहीं करनी, पर आपका करियर स्टार्ट हो जाए, आपको खुद से अपने स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं। मोदी जी एक बात करें, स्किल्स डेवलप कीजिए, स्किल्स इन द सेंस फॉर यू आईटी गाइज, स्किल्स इज लाइक सिलेनियम के कोर्सेज हैं, कोर्सेरा पे, यूडीमी में सिलेनियम सीखिए फॉर टेस्टर्स, फॉर डेवलपर्स। एडवांस जावा के कोर्सेज हैं, एडवांस जावा सीजिए, स्प्रिंग बूट्स एंड छोड़िए। तो आपको जो है बस अपने स्किल्स को एनहांस करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप किसी भी कंपनी में जाए, चाहे इनफैक्ट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी डायनामिक राइट नाउ। हम फाइल्स जो होती थी, बड़ी बड़ी फाइल्स, वो हट चुकी हैं और ई ऑफिस आ गया, लाइक इन दी प्राइवेट सेक्टर एज वेल। तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी डायनामिक राइट नाउ।
और मैं एक दो बारी अपना देख लेता हूँ, अगर कुछ बचा है मैं आपको और बता देता हूँ। एंड आपको लग रहा होगा यार ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे आके, बट भाई नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं आपको ये बात बताऊंगा, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था 3.5 से, अभी मैं गवर्नमेंट में हूँ, जॉब सिक्योरिटी के कारण हूँ। मेरे को जो मतलब जॉब सिक्योरिटी इज़ द मेन फैक्टर जिसके कारण मैंने गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन किया था। तो आप भी अगर आप सोचेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप पक्का वहाँ पे जाएंगे, पर कंडीशन है आपको मेहनत करनी है। ड्रीम्स आर फ्री, फॉर द गोल यू हैव टू पे अ प्राइस, और ये प्राइस आपका है 2 साल मेहनत कर लो यार, बस, नथिंग एल्स। आपको कोई ये नहीं कर रहा आपको जाके रशिया चाइना पे रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़नी, भाई घर जाना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर लो, दैट्स इट। और 2 साल के बाद पढ़ाई मत, अगर आप कहीं पहुंच जाओगे ना, बस आपको अपने स्किल्स को एनहांस करना है। आप कुछ चीज़ें काम से सीखोगे, कुछ चीज़ें आप यूट्यूब चैनल से सीखोगे, पर आप सीखते रहोगे। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप फ्रेशर हो, फ्रेशर को कोई नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए आप एक लाइबिलिटी हो, नॉट एन एसेट फॉर दी गवर्नमेंट एज वेल। गवर्नमेंट में भी मेरी 2 साल ट्रेनिंग हुई है गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे, देन उन्होंने मुझे एक सीट पे बिठाया, नाउ यू आर दी इंचार्ज ऑफ दैट सीट। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक केस का एक रिजल्ट आया था, और वो हुआ था ई फाइलिंग इन हाई कोर्ट। मैं आपको इसके डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसका ऊपर से ये बताऊंगा कि हुआ क्या था। गवर्नमेंट अब हर चीज़ ई गवर्नेंस पे जा रही है, आप देख रहे होगे यूपी एंड ऑल। तो जो हमारी फिजिकल फाइल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए ई ऑफिस स्टार्ट हुआ है, तो अब वो चाह रहे हैं जो हाई कोर्ट में जो केसेस लड़े जाते हैं वो भी ई फाइलिंग हो। उसका जो जजमेंट आया, वो उसकी जो डेटा प्रिपेयर किया था वो मैंने ही डेटा प्रिपेयर किया था, और मैं वही बंदा था जिसे 6 महीने तक नौकरी नहीं मिल रही थी बाहर। सो भाई नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। देखो, एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस के ऊपर जो सुनवाई हुई वो मेरे उस डेटा पे हुई जिस पे मैंने वो उस पर काम किया 1 महीना लगा के। तो नथिंग इज, अभी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। चंदू चैंपियन आई थी मूवी, देखी थी? मुरलीकांत पेटकर पे वो मूवी बनी थी, जो उसे बस गोल्ड चाहिए था। बंदा डिसेबल हो गया, तब भी गोल्ड लेके जीता। रॉबर्ट डाउनी, जो बॉलीवुड नहीं देखते, हॉलीवुड पे आता हो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम सुना है? मार्वल उसे वापस लेके आया अपने आप को बचाने के लिए, डॉक्टर डूम के लिए। वो बंदा ड्रग एडिक्ट था, वो ड्रग एडिक्ट। ड्रग्स, लोगों से स्मोकिंग नहीं छोड़ी जाती, उसने ड्रग्स को अपने आप को ओवरकम करके $550 मिलियन लिए उसने मार्वल से। देख लो यार, 2 बॉलीवुड, मैंने रियल टाइम एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बॉलीवुड का एक दे दिया, हॉलीवुड का एक दे दिया। नाउ इट्स अप टू यू यार की मेहनत कर लो। हमें तो बस एक जॉब लेनी है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। इतनी मेहनत, कितने 15 साल, हाँ 18-20, अफेक्टिवली 15 साल आप सबने पढ़ाई करी है, राइट? 2 साल और कर लो, बस चेंज हो जाएगी वो 15 साल की। अगर आप 60% लाए हो, मार्क्स लाए हो, 50% मार्क्स लाए हो, कोई नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं, आपने मेरे से पूछा था कि कितने % मार्क्स आए हैं आपके स्कूल में या नहीं, या सर ने मेरे को बुलाने से पहले पूछा आपके स्कूल में कितने मार्क्स? नहीं पूछा भाई। बस यही बात मैं कहूँगा कि ये 2 साल ना आपकी लाइफ चेंजिंग के टाइम है, कि मतलब आपका लाइफ चेंज हो जाएंगी भाई। हाँ, अब मैं बात करता हूँ बुक्स की। अड्डा का चैनल किसी ने सुना है? अड्डा 247। अड्डा का चैनल में अलग अलग क्विज होती हैं, 7 मिनट्स कंपनी वाइज। पहले उसमें गेट के भी क्वेश्चंस होते हैं, कैट के भी होते हैं, और क्या कहते हैं कंपनी वाइज, TCS, इन्फोसिस, इस पर भी कैटेगरी होती है। उसमें 7 मिनट की क्विज होती है। जब आप अभी, जैसे आप घर जाओ थके हुए हो, 7 मिनट के 7 क्वेश्चंस आते हैं उसमें टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशंस के 7 क्वेश्चन आए, आपने 7 मिनट में करे, आपसे 2 हुए। अगले दिन एक हफ्ते में एक क्विज उठा लो 7-7 मिनट की, आप देखो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। 7 मिनट एक बारी करा, फिर दोबारा से 7 मिनट करा, आप 7 में से लास्ट में 5 या 4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे। अड्डा 247 मैंने बहुत यूज़ करा था अपने टाइम पे टू क्लियर दी एग्ज़ाम, और बेसिकली उसमें सोल्यूशंस भी बहुत अच्छे दे रखे होते हैं। मैंने काफ़ी सारे अलग अलग उससे रेफरेंस भी लिए थे, पर मुझे अच्छे नहीं लगे। और चैनल्स के लिए तो क्या कहते हैं, एक खान सर की क्लासेस किसी ने सुनी होगी, जो कॉन्ट की तैयारी करते होंगे, उनकी कॉन्ट की क्लासेस बड़ी अच्छी हैं। उनकी जो क्या कहते हैं समझाने का तरीका है ना, वो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप। कॉन्ट का हो गया,
इंग्लिश के लिए भी अड्डा 247 इज़ गुड। एंड फॉर द बुक्स के लिए मैं रेफरेंस दूंगा आपको। राकेश यादव मैथ्स की किसी ने सुनी है? नहीं, तो आप अड्डा 247 की बुक्स भी आती हैं, उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं। बट उसमें जो क्विज़ आती हैं, उस क्विज़ को आपको डेली सॉल्व करने की कोशिश करना, उससे आपकी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ करेगी। तो यार ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत देर सुन लिया हम दोनों को। लास्ट, इट्स योर लाइफ, मेहनत करोगे आपको फ़ायदा होगा, नहीं करोगे यार तो आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर करनी ज़रूर पड़ेगी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, थैंक यू एवरीवन यार, गाइस, थैंक यू।